मदरलैंड वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत। जितने भी दर्शक आज हमारे बीच में हैं, मैं बता दूं, आज हमारे बीच में हैं श्री गौतम मेनन जी, जो 2003 दिल्ली जुडिशियल सर्विस के अधिकारी हैं। गौतम साहब नमस्कार। नमस्कार। और वर्तमान में आप विशेष सचिव हैं दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण। मैं मेनन साहब सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है एडवोकेट से स्टार्ट किया कैरियर या डायरेक्ट जुडिशियल सर्विस में आए? मैंने तकरीबन 7 साल तक वकालत की दिल्ली में, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और उसके बाद दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। ईश्वर की कृपा से वो क्लियर हुआ, तो पिछले 18-17 सालों से मैं दिल्ली में न्यायाधीश हूँ। जैसा आपको ये प्रेरणा किन से मिली कि आप न्यायिक सेवा में आए हैं? कोई आपकी गॉडफादर या कोई प्रेरणा स्रोत, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे इस बात का? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं एज अ वकील मुझे हमेशा ये फील होता था कि कई बार जो हमारे क्लाइंट्स का ड्यू है उसको मिल नहीं पाता था। चाहे मैं एज अ वकील अपना पॉइंट जज साहब के सामने रखता था, लेकिन जो रिलीफ उसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। तो मुझे लगा यार कि मुझे एक ऐसी इस व्यवस्था का पार्ट बनना चाहिए कि जहाँ पर जिस आदमी को उसके लीगल राइट्स को डिप्राइव किया गया है वो राइट्स उस तक ज़रूर पहुँचे। तो मुझे लगा उसके लिए मेरे न्यायिक अधिकारी बनना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे ऐसा मस्तिष्क में आया, और फिर ईश्वर की कृपा से मेरे एग्ज़ाम क्लियर हुए और मैं न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा बना। तो आपका कहने का मतलब यह है कि आप और जो नवयुवक हैं उनको चाहेंगे कि वो इस क्षेत्र में आए ताकि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिले, न्यायिक सेवा में आए और न्याय का एक सशक्त माध्यम बने। आपका बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और यही आपकी इच्छा थी। पूरा का पूरा हमारा समाज जी अगर किसी चीज़ पर खड़ा है तो वो न्यायिक व्यवस्था है जी। और जिस आदमी को अपेक्षा है कि उसको इस सिस्टम से कुछ मिलना चाहिए, कुछ उसके अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, अगर हम उसके वो दे सकते हैं तो हम अपने समाज को सुदृढ़, मजबूत और अच्छा समाज बनाएंगे। तो इसके लिए जितने अच्छे लोग इस व्यवस्था में हिस्सा बने, साथी बने, इससे जुड़े, चाहे वकालत के रूप में चाहे न्यायिक अधिकारी के रूप में, उन सब का बहुत वेलकम। जैसा जब हम वकील की बात करते हैं, वकालत की, अधिवक्ता की बात करते हैं, तो अक्सर दिमाग में ये जाता है कि एक वकील होगा जो अपराधी को जिताएगा और एक वकील होगा जो विक्टिम को न्याय दिलाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये दो भाग में बटे हुए हैं वकील भी, कि आपको जैसे जो व्यक्ति अपराधी है उसकी मदद कर रहा है, या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, मेरी जो सोच है इस बारे में वो सिर्फ इतनी सी है कि न्यायिक व्यवस्था सत्य तक पहुंचने का माध्यम है। जी। कोर्ट, हम एज अ जज क्या करते हैं? हम एज अ जज एक फैक्ट को डिसाइड करते हैं कि वो था, है या नहीं। सपोज एक एक्सीडेंट हुआ है, वो इस आदमी ने किया है कि नहीं किया। किया है तो क्या इसकी गलती थी कि गलती नहीं थी। तो उस सत्य के मार्ग पर चलने का रास्ता है, उसमें वकील अपना रास्ता इख्तियार करें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना रास्ता इख्तियार करें और व्यवस्थाएं अपना रास्ता इख्तियार करें। इससे कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। जी। मैं अब आपसे यहीं पर ही एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत बार ये लगता है कि बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि शायद कहीं हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो कई बार न्याय ना मिलने का कारण क्या है? सबूतों का अभाव या और कोई कारण? देखिए, न्याय ना मिलने का जो बेसिक कारण है वो कई बार आदमी की अपनी असंतुष्टि भी होती है टुवर्ड्स द सिस्टम। जब मुकदमा कोर्ट में आ जाता है तो हम लोग उसका पूरे तरीके से उसका निपटारा करते हैं, उसमें निर्णय देते हैं, और निर्णय भी जो कोर्ट्स में होता है वो किसी रीज़न के कारणों से होता है, और वो कारण स्पष्ट दिए जाते हैं उस फैसले में, और कोई आदमी उस फैसले से आहत है तो ऊपर अपील कर सकता है। तो लिहाजा न्यायिक व्यवस्था में आने का मतलब ये है कि सबके अधिकार पूर्णतया सुरक्षित रहे। जैसा भी एक लाइन है जो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके तजर्बे से, वो ये है कि पुलिस परसेप्शन ऑफ पुलिस मिथ और रियलिटी। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
पुलिस के प्रति जो अवधारणा है वो क्या आप कहेंगे उस बारे में? देखिए, पुलिस का अगर कोई कार्य है तो वो इन्वेस्टिगेशन करना है, और पुलिस अपना कार्य इन्वेस्टिगेशन करे। पुलिस अगर सही इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोर्ट को उससे सहायता मिलेगी, कोर्ट सत्य तक पहुंचेगी। और पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन सही ना करे तो कोर्ट के पास इनफ पावर्स होते हैं कि पुलिस को डायरेक्ट करे कि सही इन्वेस्टिगेशन करे। जी तो इसलिए इससे कोई ज़्यादा मुझे लगता नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के पास हमेशा इनफ पावर्स होती हैं कि वो मामले के सत्य तक ज़रूर पहुँचे। इतने लंबे सेवा काल में आपकी पुलिस के प्रति क्या राय है? संतोषजनक है या नहीं है? देखिए, मोर और लेस मुझे तो हमेशा संतोषजनक लगी। जितने उनके मीन्स हैं, जितनी उपलब्धता है, जितने उनकी एम्प्लॉयमेंट है, मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष समस्या मेरे को लगा कि मेरे सामने आई हो। बट इंसान है, गलती मतलब किसी से भी हो सकती है। एज अ जज हम भी कई बार गलत जा सकते हैं, आईओ भी जा सकते हैं। जी जी। बट वो उससे छोटी मोटी बात को लेकर मुझे नहीं कुछ ऐसी बात याद आती जहाँ पर कुछ ग्लेरिंग डिस्प्यूट हुआ हो। अभी आपने बहुत अच्छी बात बीच में ही कही है कि कुछ साधन की अभाव भी हैं, पुलिस के पास सीमित है। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस को और इफेक्टिव केस तैयार करने के लिए क्या साधन, क्या व्यवस्थाएं दी जाएं जिससे कि पुलिस एक मजबूत केस लेकर कोर्ट में जाए और न्याय दिलाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो गिनती की ही है। जी आप का जो कैडर स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ के करीब दिल्ली की जनसंख्या है। दूसरा, फिर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं आईओज के लिए, हर एक आईओ के लिए कमरे होने चाहिए, उसको रिसर्च के लिए उसके पास टीम होनी चाहिए, फॉरेंसिक एड्स होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ साथ ज़रूर हो जाएंगी और हो भी रही हैं, और सब ठीक है। आप इस समय माननीय विशेष सचिव हैं जी दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण। जी। तो कृपया हमें बताएं दिल्ली राज्य सेवाएं प्राधिकरण के विषय में। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी करीब 1996 से पूर्णतया दिल्ली में काम कर रही है, और इसका मुख्य काम है फ्री लीगल एड और असिस्टेंस लोगों तक पहुँचे। यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता लोगों तक हम पहुंचा सकें, उन लोगों तक जो कानूनी सहायता लेने में फाइनेंशियली या सोशली सक्षम नहीं। जी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, और हमारे सुनने वालों की जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में हर वो व्यक्ति जिसकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, सभी वुमेन, औरतें, सभी स्त्रियां, बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, ट्रांसजेंडर्स यानी किन्नर, विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, और सभी शेड्यूल कास्ट लोग, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सभी लोग, मेंटली इल पर्सन्स, ये सभी लोग इंटाइटल्ड है फ्री लीगल एड और असिस्टेंस। उसमें एक सीनियर सिटीजन्स भी, जिनकी सालाना इनकम अभी 2 लाख से कम है, दे आर ऑल इंटाइटल्ड फॉर फ्री लीगल एड एंड असिस्टेंस। तो उन तक हम लोग सही कानूनी सहायता पहुंचाएं, फिलहाल हमारा ये मकसद है, प्राइमरी मकसद है। और इसके लिए हमारे पास करीब 1200 वकीलों का भी फिलहाल पैनल है, जो हर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में है, हर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो भी हमारे पास सहायता हेतु आता है, या हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1516 जो 24 घंटे कार्यरत है। तो जब भी हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो हम लोगों तक पहुंचते हैं और उनको फ्री लीगल एड और असिस्टेंस मुहैया कराते हैं। जैसा बहुत अच्छी बात कही है आपने, पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कोई भी अगर सेवाएं उनको निःशुल्क में मिलती हैं तो उनको ये भ्रांति होती है कि क्वालिटी ऑफ वर्क शायद नहीं होगा उस वकील का। लेकिन मतलब क्या आपकी क्या राय है, क्या इनकी मॉनिटरिंग ऊपर जो जजेज हैं जुडिशियल सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डीएलएसए में, क्या उनकी मॉनिटरिंग करते हैं कि वो क्या क्या स्टेटस पर क्या क्या काम कर रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, और मुझे इस प्रश्न के जवाब में 1-2 लाइनें याद आती हैं जो मैंने थोड़ा सा उसको अमेंड करके लिखा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, वाह।
पैगाम हमारा इंसाफ है वाह। जहाँ तक पहुँचे। वाह। तो गौड़ साहब, मैं ये सिर्फ इतना सा कहूँगा कि अ, हम पहली बात, जो ये पैनल ऑफ एडवोकेट्स है, ये स्पेसिफिक इंटरव्यू लेकर हम लोग इनको नियुक्ति करते हैं। जी जी और इनकी जो इंटरव्यू होता है वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब जी। अपने साथ पैनल में, हमारे लर्नेड सेक्रेटरी रहते हैं, बार के प्रतिनिधि रहते हैं, जी तो सबके संरक्षण में ये एक पैनल की नियुक्ति होती है। जी उसके बाद हर केस की निरंतर मॉनिटरिंग रहती है। जी। लर्नेड सेक्रेटरी साहब देखते रहते हैं। कई व्यक्ति अपने एडवोकेट से अगर संतुष्ट ना हो तो वो अगर हमारी नॉलेज में लाते हैं जी तो हम उस वकील साहब से बात करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको चेंज भी कर सकते हैं। जी। तो ये पूरी चीज़ें प्रैक्टिस में है और हमारी कोशिश है कि हम लोगों तक सही एड, जिसे सही मतलब सक्षम और नॉलेजेबल जी। एडवोकेट्स हम लोगों के पास उनको मुहैया करा सकते एक बात और है, जो अभी आपने कहा कि आपने टेलीफोन नंबर बताया है, एक बार दोबारा हैं। बता पाएं? 1516 हमारा 1516 हमारा फ्री हेल्पलाइन नंबर है। तो जब भी उस पर कॉल आता है तो हमारे एडवोकेट्स उसको सुनते हैं और कोई भी क्वेरी, लीगल क्वेरी हो, कोई उनको दिक्कत आ रही हो, किसी को एडवोकेट करवाना हो, तो हम उनको फ़ोन पर ही काउंसिल कर देते हैं और बता देते हैं कि उनको अगर एडवोकेट चाहिए तो वो इस डिस्ट्रिक्ट में जाके उनको मिल जाए। जैसा एक तो हुआ एडवोकेट्स, एक होता है कि आपने बताया है कि काउंसलर्स भी होते हैं आपके पास अदर देन एडवोकेट्स। जी, वो क्या क्या काम करते हैं? हमारे पास जो काउंसलर्स हैं इस समय वो सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में, हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और वो काउंसलिंग करते हैं उन लोगों की जो एक तो ड्रग एब्यूज़ में है, जी जी सब्सटेंस एब्यूज़ में है, जी अल्कोहलिक्स हैं, जो जी जैसे जी ट्रैफिक का चालान हुआ जी किसी का ड्रंकन ड्राइविंग में और वो कोर्ट में आया, कोर्ट ने उसको सज़ा दी या फाइन किया, तो कोर्ट उसको ये भी निर्देश देता है कि वो हमारे काउंसलर के पास जाए जी और उससे अपनी काउंसलिंग कराए, सो डैट वो जो मेनस है वो कंट्रोल में आ सके। जी उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हैं जहाँ हम पति पत्नी को बुला के दोनों को काउंसलिंग करवाते हैं, उनको बताते हैं कि उनकी आपस में क्या कमियां हैं और किस तरह से वो रिश्ते को एक बार फिर सुदृढ़ कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। जैसा इसमें एक मेरा प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी आपने कहा सुलह कराने की बात पति पत्नी में, तो जब महिला आयोग की बात करते हैं तो लोगों को ये रहता है धारणा कि वो तो सिर्फ महिलाओं की एप्लीकेशन पर ही सुनते हैं। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, महिला की एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर कोई पुरुष भी पीड़ित हो और आपके स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डीएलएसए में, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी में जाता है, तो क्या उसको भी काउंसलिंग की जाती है? आपको मालूम है, मैंने आपको बताया है कि जो भी पुरुष इज इंटाइटल्ड फॉर फ्री लीगल एड एंड असिस्टेंस, जितने भी सभी सीनियर सिटीजन हैं जिसकी भी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है और जो भी बेनिफिशियरी होगा लीगल एड का, ये हमारा दायित्व है कि हम उसकी मदद करें और काउंसलिंग करवाएं। वो तो हुआ ना कि वो उसकी इनकम ग्रुप की बात है। एक व्यक्ति आपको चिट्ठी लिखता है कि भले ही मैं इतने उसमें हूँ, मैं उस कैटेगरी में नहीं आता, इंटाइटल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार हाँ, को अगर टूटने ऐसी- से बचाना चाहता जी हूँ। जी, अगर कृपया ऐसी- मेरे परिवार की काउंसलिंग की जाए, मेरी पत्नी के परिवार और मेरे परिवार को बुलाकर की जाए। तो क्या उस व्यक्ति की भी जी जी, समस्या को सुनते हैं आप? बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट बात है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सुनते हैं जी गौड़ साहब। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों का मकसद ही यही है कि लोगों को सही रास्ता मिले, जी उनको कोर्ट तक आने का भी सही रास्ता बताया जाए और कोर्ट ना जाने के भी तरीके बताए जाए कि किस तरह से मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपट सकता है। अभी आपने बताया कि आप जो है पॉक्सो की भी बहुत सारे केसेस को अपने समय पर डील करते रहे हैं। जी तो हमारे जो दर्शक हैं उनके अंदर बहुत सारी अध्यापिकाएं भी हैं जिनको एक बड़ी समस्या ये होती है कि अगर वो किसी बच्ची के यौन शोषण की जानकारी होती है और वो उनके अभिभावकों को कहती है कि भाई आप कंप्लेंट कीजिए और वो बैकआउट हो जाते हैं, तो ऐसे में वो क्या करे? आप देखिए, क्या मैंने बताएंगे? पहले भी कहा कि जो इंसान का अपना फर्ज है जी हमें तो वो अदा करना है। जी दूसरा अपना फर्ज अदा करे ना करे उससे संसार नहीं चलता। हाँ हमें तो ये देखना है कि हमें क्या दायित्व सौंपा गया। तो अगर पॉक्सो एक्ट की बात करें तो कानूनी प्रावधान ये है कि जिसकी भी नॉलेज में जी
ये आ गया कि ये ऑफेंस अमुक बच्चे के साथ हुआ है, जी उसको पुलिस स्टेशन में सूचना देनी ही है जी कि ये ऑफेंस हुआ है। जी वो बाद में बैकआउट करे, बाद में ना माने, वो जी एक अलग इशू है। जी उससे हम लोग उसका ज़्यादा ध्यान हमें उसका नहीं देना चाहिए। लेकिन हमने ये नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हाँ जी लोग बैकआउट नहीं करते। बिल्कुल और वंस अगर छोटे बच्चों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट है, उसके तो मेडिकली प्रमाण भी बहुत मिल जाते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो इसलिए जब भी किसी के, और अगर आपको ये बता दूं कि पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर आपके नॉलेज में ऑफेंस है और आप रिपोर्ट नहीं करते हो जी 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 तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर लॉ। कोई एक एक सक्सेस स्टोरी बताएं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जिसके अंदर किसी बच्ची को न्याय मिला हो और कोई एक देखिए वाकया। एक क्या बताऊं आपको, आपको ये बात बताऊं कि दिल्ली में एक स्कीम प्लेस्ड है जिसे हम कहते हैं विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। जी जी और हर विक्टिम जो सेक्सुअल ऑफेंस का विक्टिम है, जी जी उसको दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से कंपनसेशन देने का प्रावधान है। जी और हम हर पॉक्सो केस के अंदर जी वो कंपनसेशन बच्चे तक दे रहे हैं ताकि बच्चे का रिहेबिलिटेशन हो, उसको कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हों वो रीइम्बर्स हो, और वो उसके एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन पर वो पैसा खर्च किया जाए। सो इन ईच एंड एवरी केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस हम लोग कंपनसेशन बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और दे रहे हैं, रेगुलर दे रहे हैं। और ना सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस में, दिल्ली में कोई भी अगर ऑफेंस होता है जी और किसी को अगर इंजरी हुई है तो उसमें विक्टिम कंपनसेशन का प्रावधान है। जी तो हमारी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी को कोई विक्टिम है, कोई इंजर्ड है, किसी एक्सीडेंट हो गया है और उसमें ये नहीं पता कि किसने एक्सीडेंट किया है, ड्राइवर या व्हीकल का नहीं पता लग रहा है, जी तो उन सभी केसों में हम लोग कंपनसेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस ऑफ द पर्सन। उसकी उसकी इंजरी देखकर, उसकी इमोशनल लॉस को देखकर, उसकी फैमिली लॉस को देखकर। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट हमारी इस कार्य में भी कार्यरत है। आपके जो विधिक प्राधिकरण सेवाओं का मूल नारा है सबके लिए न्याय, न्याय सबके लिए। न्याय सबके लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मैंने आपको बताया कि हम लोग देखिए इस समय दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने हाल ही में विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया लॉ स्टूडेंट्स के लिए। उससे पहले हम लोग कॉलेजेस में जा रहे थे, हर कॉलेज में जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमने एड ऑन कोर्सेज कराए। करीब 30 कॉलेजेस कवर किए हमने पिछले साल इन लॉकडाउन पीरियड। हम लोक अदालत लगातार लगवा रहे हैं। हाल ही में पिछले महीने हमने ट्रैफिक लोक अदालत लगाई और तकरीबन 70,000 केस डिस्पोज ऑफ किए। और उसके अलावा हम लोग ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड राशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सरकार के साथ मिलकर हमने काम किया। फिर लोगों के लिए अपने घर जाने के लिए ई पासेस अरेंज कराए ताकि वो अपने नेटिव प्लेसेस में पहुंच सकें। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम रजिस्टर करवा रहे हैं ताकि उनको स्कीम्स का बेनिफिट हो सके, सरकारी स्कीम्स का। लोगों के लिए आधार कार्ड कैंप लगवाने, इलेक्शन आई कार्ड्स कैंप लगवाने और सरकारी बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचे उसके लिए लगातार कैंप्स लगवाने। तो ये सारे कार्य हम लोग मतलब कर रहे हैं और प्रयासरत है कि आम आदमी को इसका ज़रूर बेनिफिट पहुंचे। जैसा आपने बहुत सारी तो जानकारी दी है, इसमें मैं ये जानना चाहता था कि कोई व्यक्ति जिसको कोई वकील नहीं मिल रहा, जैसे महिला की बात करी है, तो वो फ़ोन पे जैसे करता है, मान लो फ़ोन नहीं मिलता है 1%, तो वो कहाँ जाकर वकील ले सकता है? जी, मैंने वो आपको महिला कहाँ जाकर वो आपको मैंने आपको बताया कि दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर कॉम्प्लेक्स में, डिस्ट्रिक्ट जी जैसे करकड़ूमा, जी 30 हजारी, जी जी सर, पटियाला हाउस, जी द्वारका, जी साकेत, राउज एवेन्यू जी और पटियाला हाउस, जी आप किसी भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, यहाँ हमारे फ्रंट ऑफिसेस काम कर रहे हैं। आप उनको बताएंगे कि साहब मुझे ये समस्या है, तो आपको तुरंत लीगल एड और असिस्टेंस मिलेगी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके लिए कोई पैसा किसी को देने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा पुलिस को भी क्या विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं इस तरह के विषय को लेकर, क्योंकि पुलिस को भी अभी पुलिस से भी प्रशिक्षण की काफ़ी ज़रूरत है? देखिए हम लोग, मैंने जैसे आपको बताया, कॉलेजेस में जा रहे हैं,
हमारी ट्रेनिंग पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी होती है। हो रही है? बिल्कुल। अच्छा, तो हमारा उनसे कैसे विषयों पर हो रही है? तो दिल्ली में बहुत सारे मिसिंग चिल्ड्रंस थे, जी जी तो उसके ऊपर लगातार हम लोग उनको बता रहे हैं कि क्या सरकारी एसओपी है जी उन गुमशुदा बच्चों की तलाश के जी लिए। सॉरी, पॉक्सो केसेस के लिए होती है, जी जुवेनाइल केसेस के लिए ट्रेनिंग होती है। जी। तो पुलिस के साथ भी हमारा लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। एक आपने पीछे एक बार आपसे मुलाकात हुई थी, तो आप बता रहे थे कि स्कूलों में भी कुछ लॉ लीगल अवेयरनेस को करने के लिए हाँ क्लब मैंने, टाइप के बनाए जी जी, आपने, हाँ उस हाँ बारे हाँ, में बताएं। और हमने कितने बच्चे अभी तक इसमें जुड़ चुके हैं दिल्ली में? माफ कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉलेजेस में, जी मैं क्षमा कीजिएगा मैं भूल गया जी कि जी जी, दिल्ली के मुझे हर स्कूल्स में भी, जी विद्यालयों में भी हम जी जी लगातार जा रहे हैं। जी जी और बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया लीगल सर्विसेज क्लब के लिए। जी जी और हम उन बच्चों को जोड़कर जो छोटे छोटे कानून है, किस तरह से आप ट्रैफिक कानूनों का पालन कीजिए, जी किस तरह से आप मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने ऑफेंस कर सकते हैं, जी कुछ ऐसा अश्लील मटेरियल अगर आप एक दूसरे को पास करते हैं, जी जी किस तरह से चोरी एक अपराध है। जी तो इस तरह से सारी बातें हम छोटे बच्चों से भी शेयर करते हैं, क्या गुड टच है, क्या बैड जी टच है, जी जी। ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे बस एक आखिरी मतलब कहना चाहूँगा आखिरी बार कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि हम पे भरोसा रखिए, सिस्टम पे भरोसा रखिए, और दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमेशा आपके साथ है। किसी को कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे ऑफिसेज में कभी भी आ सकते हैं, और प्लीज़ लेट अस नो कि हम किस तरह आपके साथ आपकी सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।